गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कैरनेट इंजन। ठीक है, जो कैरनेट इंजन था वो जैसे अभी आपने पीवी डायग्राम किया था पिछली वीडियो में, तो जो पीवी डायग्राम है वो इसीलिए ही कराया गया था कि आप प्रेशर वॉल्यूम से वर्क डन निकालना सीख लो कि कोई भी मशीन कितना वर्क डन करेगी वो किस तरह से हम निकालेंगे। अब जैसे आपके गाड़ी के इंजन होते हैं वो सब किस पे बेस्ड है, मतलब एक प्रोसेस है कि हाँ भाई हीट उसने सोर्स है, उसका एक सिंक है, वो इतना रिलीज करेगा, उसकी इतनी इंटरनल एनर्जी होगी कि हमारा 2 cc का इंजन है, 4 cc का इंजन है। इस तरह से जो है जो डिस्कवरी थी शुरू में किसी को नहीं पता था, तो सैडी कैरनेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने कहा, उसने एक आइडियल इंजन जो है कंस्ट्रक्ट किया। आइडियल इंजन कंस्ट्रक्ट किया उसने, उसमें आइडियल गैस फिल करके उसने उसका थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। उसने कहा कि एक हीट इंजन लेंगे हम, जिसमें हम हीट डालेंगे और वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो कार्नेट इंजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए हीट इंजन और अ डिवाइस, मतलब एक हीट इंजन, अ हीट इंजन और अ डिवाइस a heat engine or a device which convert heat into मैकेनिकल वर्क। जो मैकेनिकल वर्क में एक ऐसा इंजन, जो एक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करेगी हीट को मैकेनिकल वर्क में। और क्या होगा उसमें, नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, मतलब बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल्स पे बेस्ड होगी, बेस्ड ऑन साइक्लिक प्रोसेस, जो साइक्लिक प्रोसेस पे। और वो साइकिल्स कैसे चलेंगे, उसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक। मैं इसको सीक्वेंस में नहीं लिख रही हूँ, सीक्वेंस में आपको करवा दूंगी। मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा उसके बीच में, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन, आइसोथर्मल आपको पता है, एडियाबैटिक आपको पता है, दो प्रोसेस उसने ली और दो के अंदर याद रखना ये एक इमेजिनरी इंजन था जो वर्क करता है, रिवर्सिबल हीट इंजन है ये एक। रिवर्सिबल आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, इसने कंसीडर करके चला था। तो जो मेन पॉइंट है इसका, अगर यूं पूछ लिया जाए कि कार्नेट इंजन किस प्रोसेस पे बेस्ड है, देन इट इज बेस्ड ऑन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंडर में वर्क करता है। अब देखो, जो इसने कंस्ट्रक्शन की वो क्या की, कंस्ट्रक्शन की इसने लिया हमारा एक सिलेंडर लिया इसने, जिसमें हमारी गैस फिल है। ठीक है, तो सिलेंडर में इसने क्या किया, सिलेंडर को इसने नॉन कंडक्टिंग साइड रखी और कंडक्टिंग बेस रखा। नॉन कंडक्टिंग साइड, कंडक्टिंग मतलब जो कंडक्ट करता है। तो जो सिलेंडर था, मान लीजिए ये एक सिलेंडर हो गया, इसके अंदर आपकी आइडियल गैस फिल है, तो ये जो साइड है नॉन कंडक्टिंग है, मीन्स यहां से कोई एक्सचेंज नहीं होगा। और इसने ये जो बेस था ये कैसा रखा, कंडक्टिंग रखा। ठीक है, फिर लिया सोर्स, जहां से मान लीजिए यहाँ ये हो गया सोर्स और ये हो गया सिंक नीचे वाला। ठीक है, सोर्स जिसमें से जो टेम्परेचर T1 इसका फिक्स कर दिया, मींस हाई टेम्परेचर जो लेते हैं वो फिक्स कर दिया। अब आपको फर्स्ट लॉ के बाद जो है पता चल गई हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। फिर यहाँ पे क्या किया, T2,
ठीक है, ये सोर्स हो गया, ये हो गया सिंक, ये हो गया सोर्स। मीन्स वो सोर्स और सिंक पे बेस करेगा, मीन्स उसने टेम्परेचर लिया, उसने आइडियल गैस पे वर्क डन किया, देन उसने जो बची हुई अमाउंट है वो सिंक के थ्रू रिलीज कर दी। अब ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग कैसे ली? जो कंडक्टिंग ली वोल्स तो इसकी हो गई जो नॉन कंडक्टिंग, और जो बेस है वो हो गया कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग बेस एक इंसुलेटिंग स्टैंड और लिया इसने, ठीक है, ये मान लीजिए इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया। इसके ऊपर इसने इस सिलेंडर को पुट ऑन किया। जैसे ही ये इसके ऊपर पुट ऑन कर देगा तो जो ये नॉन कंडक्टिंग था ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया, ये वॉल्स भी क्या होगी, इंसुलेटिंग होगी, ये सोर्स हो गया, ये सिंक था। तो आपका क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए सिंक यहाँ से रिलीज कर रहा है, ठीक है, सिंक नीचे ही है, मतलब यहाँ से रिलीज, जहां से वो रिलीज कर सके हीट को, जो बची हुई अमाउंट ऑफ हीट है। तो इसने क्या रखा, इसको इसके ऊपर रखा, एक बार इसको ऊपर रखा, एक बार हटाया, एक बार ऊपर रख के देखा, एक बार हटाया। दोनों केस में क्या किया, आइसोथर्मल है और एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल में क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट था, एक बार इसके ऊपर रख के देखा, एक बार हटा के देखा। इसी तरह एडियाबैटिक प्रोसेस में एक बार, अब ये देखो ये पूरी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, जब ये इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देगा तो पूरी एक इंसुलेटिंग जो है एडियाबैटिक जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। तो जब भी ये रखेगा तो वो प्रोसेस हो जाएगी एडियाबैटिक, और जब ये हटा लेगा तो कैसी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। ये इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों लिया, ये देखने के लिए कि गैस किस किस कौन कौन सी प्रोसेस करती है। तो प्रेशर वॉल्यूम जैसे डायग्राम बनाया था आइडियल गैस का, इसने भी ग्राफ बनाया जैसे हमने बनाया था। एक इस तरफ क्या था, प्रेशर था, और इस तरफ क्या थी, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही थी, और टी जो है मेरा कांस्टेंट था, क्योंकि अब इसने क्या लिया है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस ली है आइडियल गैस। और आइडियल गैस आपको पता है पीवी इज इक्वल टू RT, 1 मोल ले लेते हैं तो टी कांस्टेंट है और पी और वी में चेंजमेंट होगा, ठीक है। अब देखो आइसोथर्मल में ऐसे ही हमें मिली थी आइसोथर्मल, जो हमने जब पीवी डायग्राम किया तो ए से लेके बी तक, ठीक है, ये हमारी होगी आइसोथर्मल। अब देखो इधर वॉल्यूम V1 है, इधर वॉल्यूम क्या है, V2 है, यही चल रही थी ना वॉल्यूम एक्सपेंड। यहाँ प्रेशर कितना है, P1 है, यहाँ प्रेशर कितना था, P2 था, यही था पीवी डायग्राम। अब इधर से इधर जा रहे हैं, वॉल्यूम V1 से V2 में जा रही है, गैस कैसे हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ये प्रोसेस होगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देन अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, गैस को किस पे रख दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। अब कैसी प्रोसेस हो जाएगी, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक हुई इस तरह से, इसने कहा कि इस तरह से, मतलब ग्राफ मिला फिर गैस का, तो बी से लेके पॉइंट सी मान लिया ये, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बना लेती, चलो मैं देख लूंगी, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी। ये क्या हो गया हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे प्रेशर मान लिया P1 और वॉल्यूम ले ली V1, यहाँ पे हो गई P2 V2। अब वॉल्यूम देखो इस तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, P3 V3। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर एक्सपेंड होता है, सॉरी कंप्रेशन। देखो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम लेकिन इंक्रीज हो रही है, कुछ अमाउंट तक ही इंक्रीज हो रही है। यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो ये तो हो गया कंप्रेशन, अगर मैं उसको कंप्रेस्ड करूँ। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इसने क्या लगाया है, पिस्टन लगाया है गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस करने के लिए। इसको प्रेस किया, गैस क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, इसको वापस निकाला तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन ही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना, और फिर वापस जो है ये रिटेन करेगी उसी पोजीशन को, ये क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन,
ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगी, इस तरफ जाएगी तो वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम पे बेस्ड है सारा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल। यहाँ से देखो वापस जा रही है, एक्सपेंशन हो रहा था, वापस सेम ए से लेके बी का था ना, वैसे ही क्या होगा, सी से लेके डी का ग्राफ होगा, बिल्कुल सेम। ये हो गया सी टू डी, ये क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और इसी तरह ये वाली प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये टर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आया। आइडियल, इसने एक आइडियल इंजन जो है लिया, उसमें क्या करी, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसने इंजन बना दिया। क्योंकि इंजन आपका क्या करता है, आप पेट्रोल वगैरह डालते हो, हीट डाली मतलब आपने किसी भी फॉर्मेट में उसको प्रोवाइड कराई, एनर्जी प्रोवाइड कराने के बाद उसको क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी गाड़ी को चला दिया। तो उसी तरह इसने रिवर्सिबल प्रोसेस की, जो आपने हीट डाली उससे इसने वर्क डन किया, बची हुई हीट वापस चली गई, फिर वापस चली गई, फिर वापस चली गई, ऐसे जो है ये इंजन चलता ही रहेगा। ऐसा कोई इंजन देखा है जो आपने पेट्रोल डाल दिया और पेट्रोल जो है खत्म हो गया, फिर से वापस पेट्रोल बना लिया और फिर चलता रहा? तो हमारी जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल है। वैसे मोस्ट ऑफ नेचर की प्रोसेस भी है काफी, जो आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में समझा दिया था। कार्नेट इंजन रिवर्सिबल प्रोसेस पे बेस्ड है। इसमें जो है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, मींस अगर वो चेंज करे और चेंज ना करे, एडियाबैटिक मतलब कंप्लीट और आइसोथर्मल मतलब सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, बाकी जो है उसमें चेंजमेंट हो रहा है। तो एक बार तो चेंज करेगी, एक बार नहीं करेगी। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन में अगर हमें लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में इसने एक सिलेंडर लिया जिसका नॉन कंडक्टिंग जो है वॉल्स रखी इसने, और कंडक्टिंग जो है इसने बेस रखा, और बेस एक इसने इंसुलेटिंग स्टैंड लिया, और एक इसने पिस्टन फिट की ऊपर। पिस्टन से ये क्या करेगा, उसको कंप्रेस्ड और एक्सपेंड करेगा। ठीक है, और ये पिस्टन भी कैसा है, हमारा आइडियल पिस्टन है। ठीक है, सोर्स लिया हायर टेम्परेचर, सिंक लिया लोअर टेम्परेचर, और इसने फिर उसी बेस्ड पे इसने ग्राफ बनाया कि जब वो ए से लेके बी तक, मतलब गैस जब एक्सपेंड हुई आइसोथर्मल कंडीशन में, तो इस तरह का ग्राफ मिला। फिर गैस जो है एडियाबैटिक में एक्सपेंड हुई, तो फिर आइसोथर्मल में कंप्रेस्ड हुई, वापस उसी पोजीशन पे गई। अब यहाँ पे P3V3 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P4V4। ठीक है, P4V4। अब यहाँ पे क्या गया, सी से लेके डी तक। अब वॉल्यूम क्या हो रही है, कम होती जा रही। इधर मान लीजिए V1 समथिंग है, V12 है। ठीक है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे कुछ ज्यादा होगी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गई, V1 में आ गई। वॉल्यूम क्या होगी, कम हो गई। वॉल्यूम कम होना मीन्स कंप्रेस्ड होना, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। अब इस चीज में कंफ्यूज मत होना, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। प्रेशर जो है इस लाइन के अलोंग कांस्टेंट था, तो मैं ये एक बार इसमें कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन वॉल्यूम जो है सेम रहेगी, मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे। कल भी ये हमने वर्क डन निकाला था, तो उसमें देख लिया था कि वर्क डन जो है पीवी डायग्राम से कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारी साइकिल्स का वर्क डन निकालेंगे, जो आज हम करेंगे अभी। तो आई होप इतना समझ आया होगा। वर्क डन निकाल लेते हैं। अब मैं एक बार इनको नाम दे देती हूँ। इसको नाम दे दिया, एक बार फिर से बना लेते हैं अच्छा सा डायग्राम। ये एक्सपेंड होगी, फिर ये क्या होगी, कंप्रेस्ड एंड देन एक्सपेंशन। इस तरह का मतलब पीवी डायग्राम बन गया। इस तरह का ये A B C D। ठीक है, इधर टेम्परेचर चल रहा है, इधर प्रेशर चल रहा है। इसका था P1V1, यहाँ हो गया P2V2। एक और जो चीज़ थी वो चीज़ आपको नोट करनी है कि यहाँ पे जो है टेम्परेचर हमने
इस एक्सपेंशन के मतलब आइसोथर्मल के अलोंग T1 ले लिया टेम्परेचर और एडियाबैटिक के अलोंग T2 ले लिया। तो यहाँ पे भी जो ये प्रेशर हो, ये टेम्परेचर होगा, ये वेरी नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। आइसोथर्मल में हमने T1 ले लिया और एडियाबैटिक में T2 ले लिया। यहाँ पे P3 V3, यहाँ पे P4 V4, ठीक है। यहाँ पे H, ये पॉइंट मान लिया H, G, ये पॉइंट मान लिया F, E, ठीक है। अब देखो ये आइसोथर्मल क्या था, एक्सपेंशन था, फिर ये क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर ये क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो रही है वॉल्यूम तो वह एक्सपेंशन ले लिया, कंप्रेस्ड हो रही है तो कंप्रेशन ले लिया। ये कर्व एडियाबैटिक की थी और ये कर्व आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब इसके बाद वर्क डन निकालना है। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू PdV। इसके अलोंग तो आपने कल जैसे निकाला था वैसे ही निकाल लेंगे। इसके अलोंग क्या निकलेगा, वॉल्यूम कितनी थी V1 और अब कितनी हो रही है V2, और PdV, PV किसके इक्वल होता है, RT के इक्वल होता है, और P कितना आ जाएगा, RT बाय में V, ठीक है। तो पुट कर दो, वर्क डन इज इक्वल टू RT को बाहर निकाल लिया, V1 से V2 और dV बाय में V, डेरिवेटिव बाय उसका फंक्शन क्या बन जाएगा, लॉगैरिथम। तो RT तो बाहर था ही, लॉग ऑफ, अब देखो V2 बाय V1। अभी ये जो निकाला है ये वर्क डन, ये कौन से कर्व का निकाला है, ABGEA, ठीक है। इस कर्व का निकाला, तो इस कर्व के अंडर में कितना एरिया आ रहा है उसका एरिया निकाला, क्योंकि कल आपको बताया था स्ट्रिप्स में काट लेंगे और उसके अंडर में जो एरिया आ रहा है वो निकाला था, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें ये वाली थी तो हमने क्या किया था कि पूरा मान लिया था और स्ट्रिप्स में क्या कर लिया था, काट लिया था उसको। तो एक स्ट्रिप का निकाल के पूरे को क्या कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था। और एक स्ट्रिप किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रही थी। अभी हमने कोई एरिया नहीं लिया है, सिर्फ हमने बताया है कि PdV निकलेगा और PV को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मुझे वॉल्यूम V2 की वैल्यू पता हो और V1 की वैल्यू पता हो तो मैं निकाल सकती हूँ उसको। तो ये एरिया निकला है, एरिया कौन सा, ABGEA, ABGEA, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ ABGEA। अब जो सेकेंड निकालेंगे हम वो देखो, सेकेंड क्या हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये तो थी आइसोथर्मल। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लेके चलते हैं। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होगा हमारा जो W2 है उसको मान लीजिए W1, उसको लिख लेना W1, और ये कितना होगा V1 से V2, सॉरी V2 से, सेकेंड जो होगा हमारा V2 से V3, ठीक है, V2 से V3, V2 to V3, PdV। अब हमें पता है PV की पावर क्या होती है, गामा कांस्टेंट की, तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैंने K से रिप्रेजेंट कर दिया। तो V पावर गामा इज इक्वल टू K बाई, सॉरी P इज इक्वल टू K बाई V पावर गामा। पुट करो वापस, तो W2 किसके इक्वल आ गया, W2 आ गया हमारा K बाय V पावर गामा इंटू DV, ठीक है। K कांस्टेंट है, बाहर आ गया, W2 इज इक्वल टू K, ये V2 से V3 था, K बाहर, DV बाय V पावर गामा। अब कुछ पावर हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। तो W2 किसके इक्वल आ गया, W2 इज इक्वल टू K इंटू
इंटीग्रेशन करना है V2 से V3 V पावर माइनस गामा इंटू dV। इसको करो W2 इज इक्वल टू K इंटू, अब देखो उसकी पावर इंटीग्रेट करने के लिए करते हैं हम V पावर माइनस गामा प्लस 1, एक पावर इंक्रीज करना, देन उसी पावर से डिवाइड करना, और एक्सपेंशन कहाँ से, V2 से V3। ठीक है, तो ये आ गया K बाय में 1 माइनस गामा, क्योंकि 1 प्लस का है गामा माइनस का, इस तरह से ले लिया। तो ये आ गया V3 की पावर V3 माइनस V2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V3 1 माइनस गामा माइनस V2 1 माइनस गामा। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब हमें पता है PV इज इक्वल टू PV की पावर गामा इज इक्वल टू K लेंगे हम। ठीक है, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो यहां पे देखो K इंटू वी की पावर 1, P इज इक्वल टू K इंटू वी की पावर माइनस गामा, ये P हो गया। अगर मैं यहाँ V3 है तो क्या हो जाएगा P3, और V2 है तो क्या हो जाएगा P2। तो इसको मैं किसके इक्वल भी लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये वाली क्वांटिटी इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, P3 V3 माइनस P2 V2। ठीक है, ये इसके इक्वल भी हो जाएगी, 1 माइनस गामा के इक्वल चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करोगे, V3 की पावर एक बार तो होगी 1 और एक बार होगी माइनस गामा, और K इंटू माइनस गामा क्या बन जाएगा P3, और एक V रह गया तो V3। समझ रहे हो, V3 1, तो ये क्या हो गया 1 माइनस गामा। अरे आप ऐसे लिखते हो ना, x2 की पावर मान लो x की पावर 1 माइनस गामा हो। ठीक है, मैथ्स में जब लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर माइनस गामा, इस तरह लिख सकते हो। और अगर ये क्वांटिटी मेरी कोई और टर्म है तो x की पावर, तो ये V3 की पावर 1 तो यही रही। ठीक है, और k इंटू माइनस गामा जो है ये यहाँ पे PV की पावर K के इक्वल रख दिया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कैसे लिखा, P3 V3 माइनस K2 V2। ठीक है, हमारे पास था PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो P किसके इक्वल आ गया, K इंटू V की पावर माइनस गामा। यहाँ ये समझ में आया, इसको इसके डिवाइड में ले गए, ऊपर पावर चली गई, ये था। अब मेरे पास टर्म है K इंटू V3 की पावर 1 माइनस गामा। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, K इंटू V3 इंटू V3 की पावर माइनस गामा, इस तरह से लिख सकती हूँ। तो K इंटू V3 की पावर माइनस गामा, तो ये क्या बन जाएगा, P3 इज इक्वल टू K इंटू V3 की पावर माइनस गामा। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे, इन दोनों टर्म्स की जगह पे क्या रख दिया, P3 रख दिया, और V3 था ही मेरे पास। समझ आया, ये इस तरह से जो है लिखने का तरीका है, ये क्वांटिटी वही है। ठीक है, 1 माइनस गामा। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ आया तो एक बार फिर पूछ लेना, कमेंट कर देना वहाँ पे जो है, या फिर पर्सनली पूछ लेना। पर्सनली तो कैसे, चलो इसको देख लेना, नहीं समझ आए तो बोल देना, फिर से इसको समझा दूंगी। आई होप समझ ही आ गया होगा, इतने पुअर स्टूडेंट नहीं हो आप। ये हो गया हमारा सेकंड वर्क डन। ओके जी, यहां तक आ गए थे हम। PV की पावर, ये हो गया था मेरा P3 V3 माइनस P2 V2 1 माइनस गामा, ये टर्म आ गई थी। अब इसको और भी रिप्रेजेंट कर सकती हूं मैं टेम्परेचर की टर्म में, क्योंकि मेरा पहला वर्क डन कितना आया है, एरिया निकालना है। तो P3 V3 किसके इक्वल हो जाएगा, P3 V3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, R PV इज इक्वल टू RT। और T कैसा होगा, सेकंड कर्व थी, सेकंड कर्व में बताया था इधर टेम्परेचर कितना लिया है, T2 लिया है, तो ये कितना हो जाएगा
T2, ठीक है, और P2 V2, ये जो P2 V2 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 V2। ये वाला कौन सी कर्व पे है, ये T1 वाली कर्व पे है, इसका टेम्परेचर था T1, P2 V2 T1 वाली कर्व पे है, तो इधर कितना हो जाएगा R T1, ठीक है, क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूं, RT2 माइनस RT1 बाय 1 माइनस गामा। R कांस्टेंट है तो इसको क्या ले सकती हूँ, बाहर ले सकती हूँ, और मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ RT2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा। समझ आया, ये हो गया मेरा सेकेंड वर्क डन। फर्स्ट वर्क डन हमने निकाल ही लिया था। फर्स्ट वर्क डन कितना निकल के आया था हमारा, ये था हमारा फर्स्ट वर्क डन, log of V2 RT log of V2 बाय V1, ठीक है, RT1 RT था ना, और इसमें PV इज इक्वल टू RT, P RT बाई V, और P कौन सी कर्व का ले रहे हैं, T1 वाली कर्व का ले रहे हैं, T1 वाली कर्व का, तो ये कितना हो जाएगा RT1 log of V2 बाय V1, ठीक है, RT1 आएगा इसमें, याद रखना RT1 log of, ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया हमारा W2, ठीक है, ये W2 W1। इसी तरह क्या निकालेंगे, W4 भी निकालेंगे, W3 भी निकालेंगे। W3 कैसे निकल के आएगा, W3 भी वही क्या है, आइसोथर्मल है, तो ज्यादा जो है अब हेडेक नहीं रहेगा, दो वर्क समझ में आ गए। तो उसी तरह अब देखो W3 की कौन सी होगी, दिस वन कर्व होगी, ये वाली कर्व होगी ना, अब कर्व है ये वाली, तो V3 से V4 क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, V3 से V4 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन तो वही होगा PdV, वर्क डन क्या होगा PdV, और एक्सपेंशन कहाँ से हो रहा है, V3 से V4 तक, सॉरी कंप्रेशन हो रहा है, V3 से V4 की तरफ जा रहे हैं, तो PdV फिर से वही PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, और इस बार T कौन सा है, नीचे वाली कर्व पे था, टेम्परेचर कितना था वहां पे, T1 ही था, T2 टेम्परेचर T2, PV इज इक्वल टू RT2, ठीक है, जो हम पुट करेंगे, तो P की जगह पे RT2 पुट कर देते हैं, RT2 सॉरी P की जगह पे RT2 बाय V, RT2 बाय V dV बाय V, वहीं log V3 to V4, तो क्या बन जाएगा RT2 log of V4 बाय में सॉरी V3 बाय V4 बाय V3, V4 बाय अपर बाय लोअर, V4 बाय V3, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस RT log ऑफ T2 log ऑफ V3 बाय V4, चेंज कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब जो मेरा फोर्थ वर्क डन था वो निकालते हैं। फोर्थ वर्क डन W4 की वैल्यू कितनी होगी, वही सेम, अब कौन सा है, अब है हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो वही है PV की पावर कंप्रेशन, एडियाबैटिक के लिए PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और टेम्परेचर कितना होगा ये निकल के आएगा, निकाल के देखना है, इट्स योर होमवर्क, जैसे पिछला निकाला है वैसे ही निकालना है, लेकिन इस बार क्या होगा, टेम्परेचर जो है वही रहेगा T1 से T2। अब इसमें निकालना है, P4 से जाएंगे P1 की तरफ, तो PV की पावर गामा जो हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने लिया था V2 V3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V4 to V1 PdV, ठीक है,
और पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, वही सेम प्रोसेस पीवी की पावर गामा वी, इस बार क्या हो जाएगा V2 V3। देखो अब जो रिजल्ट आया था वो किसकी टर्म में आया था, मेरा T2 और T1 की टर्म में आया था 1 माइनस गामा। इस बार भी क्या होगा, T2 और T1 की टर्म में आएगा। मींस वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। अगर वॉल्यूम होती तो अलग अलग वैल्यू आ जाती वहां पे। अगर ये वॉल्यूम की टर्म में लेती मैं तो यहाँ आएगा P3V3 माइनस P2V2 1 माइनस गामा। और इस टर्म में अगर मैं देखूंगी जो फोर्थ में वर्क डन निकालूंगी उसमें क्या है, P4 है और V4 है, माइनस P1 V1 होगा 1 माइनस गामा। लेकिन हम फिर वही है तो P4 V4 इसको मैं क्या रखूंगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RT1। और जो मेरा P2V2 है, जो यहाँ इस कर्व में कितना आएगा P1 V1, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा RT2 के इक्वल। ये चीज आपको खुद ड्राइव करके अभी देखनी है क्योंकि ये सारा प्रोसेस सेम चलता आ रहा है। बस जो आपको पुट करना है वो P3 V3 की जगह इसमें क्या हो जाएगा P4 V4 और वो हो जाएगा RT1, और P2 V2 की जगह हो जाएगा RT2। अब देखो इसमें क्या आया था RT2 माइनस T1 और इसमें क्या आएगा RT1 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस साइन। तो माइनस साइन की जगह माइनस साइन लगाते हैं। तो वर्क डन W4 किसके इक्वल आया, W4 आ गया माइनस ऑफ RT2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा। तो ये हो गया W4। अगर ये क्या आया है उसका जस्ट एक नेगेटिव साइन आया है। तो टोटल वर्क डन अगर मैं देखूं तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल हो गया, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, W1 कितना निकल के आया है, W1 और W3 ये दोनों, W2 और W4 ये तो थे आइसोथर्मल के और ये थे एडियाबैटिक के। अब एडियाबैटिक में सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म में सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है, मींस W2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ W4। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया W1 प्लस W3। ये आपका क्या आया है, टोटल वर्क डन आया है। आज सिर्फ हम टोटल वर्क डन करेंगे। एफिशिएंसी और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है वो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बस इसका रिजल्ट देख लो कितना आया था। W1 कितना आया था RT1 log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, ये आया था। और इसमें कितना आया था, माइनस का साइन हमने ले लिया था, माइनस log ऑफ V3 बाय V4, माइनस में RT2 log ऑफ V3 बाय V4। ये हमारा ओवरऑल वर्क डन आया है। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसको नहीं कहीं से समझ आ रहा है तो दोबारा देख के एक बार फिर करने की कोशिश करो। आपका होमवर्क है W4 निकालना। W4 जब खुद निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे ऐसे जो है W2 लिया था, इस तरह से मैं W4 ले लूँगी और ये वाली चीज़ आएगी इसमें। ये आपका लगा लीजिए हिंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।